गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। बहरहाल ये सब कुछ उस फितना औरत की कारगुजारी थी। बेशक आंसू चंद ही था जिसने राज कमल को एक शिकस्त दी थी, लेकिन आंसू चंद से एक बड़ी गलती हुई। होना यह चाहिए था कि खुद ख्वा बेटे की नाराजगी मुंह लेना पड़ती, ख्वा गुस्से और नफरत के कितने ही बड़े तूफान का सामना क्यों ना करना पड़ता। उसे अपने हाथों से राज कमल को ख़त्म कर देना चाहिए था। उसी औरत से छुटकारा मिल सकता था, लेकिन आंसू चंद जहां दीदा होने के बावजूद यहाँ चोट खा गया था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये भूल क्या रंग दिखाएगी। बहरहाल वो मुतमिन था कि अब कशकंदा का खेल भी ख़त्म हो जाएगा। मैदान जंग में कशकंदा की फ़ौजें द्वारका और हरियाणा की मिली जुली फ़ौजों के मुकाबले में कहाँ ठहर सकेंगी। लेकिन उसमें भी आंसू चंद ने सही फैसला नहीं किया था और उसका ख्याल था कि 5000 फौजियों की शिकस्त सिर्फ जगराफियाई गड़बड़ से हुई है। वह सिर्फ धोखे में मारे गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसे हाड़ा की तैयारियों के बारे में तफसील मालूम ना थी। अजय चंद ने बिलाशुबा एक ऐसी फौज तैयार कर ली थी जो बगैर किसी हचकचाहट के हरियाणा और द्वारका की फौजों के मुकाबले पर आ सकती थी। उसके अज़ाइम उन दोनों फौजों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। चुनाचा मैदान जंग भी किसी तौर से खौफ की जगह न थी और अजय चंद मुतमिन था। राजकमल के मन के राज मन ही में रखे थे, और ये बात किसी औरत के लिए कितनी मुश्किल है। औरतें बखूबी जानती हैं, और उसने अपने प्रेमी को भी मन का भेद नहीं दिया था। कशकंदा के किसी भी फर्द को नहीं मालूम था कि राजकमल क्या करना चाहती है। राजकमल ने हरियाणा जाने के लिए एक अजीब नक्शा तैयार किया था। बहरहाल जंगी नुक्ता निगाह से ये नक्शा ठीक ही था। और फिर वह समय आ गया कि जब राजकमल ने तैयारी का हुक्म दे दिया। फौजी जवान हथियारों से लैस होने लगे। राजकमल ने खसूसी अहकामात के साथ कशकंदा की सरहदों को मजबूत किया और उसने फौजी जवानों के अलावा दूसरे जवानों को हदायत दी। चुनाचा थोड़े थोड़े फौजी टोलों की निगरानी में कशकंदा और उसके करीब से गुजरने वाली हाड़ पहाड़ी पर पत्थरों और पत्थर फेंकने वाली मशीनों से भर दी गईं। उस तरफ से मुतमिन होकर राजकमल ने फौज को कूच करने का हुक्म दिया। कशकंदा के लोगों ने इस दौरान हरियाणा की हसीन महारानी को देखा था और उनकी समझ में यही बात नहीं आई थी कि ऐसी हसीन रानी और ऐसी जंगजू और बहादुर। बहरहाल राजकमल खुद कशकंदा के फौजी की आदत कर रही थी। अजय चंद उसके साथ था। जियालों का जियाला अजय चंद, और जिसने पूरी जिंदगी जेलों में गुजार दी थी, अब राजकमल के इशारों का पाबंद होकर रह गया था। वो राजकमल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था, और सच्ची बात तो ये थी कि अब उसे अपने मिशन से ज़्यादा राजकमल से दिलचस्पी थी, और वह राजकमल के इशारों पर चलना अपनी खुशनसीबी समझता था। कशकंदा की फौजें बड़ी शान से सफ़र कर रही थी। अहले कशकंदा ने बड़े पुरजोश अंदाज में रुखसत किया था। रानी राजकमल के लिए हाड़ा ने एक कीमती रथ बनवाया था, जिसकी इतला उसने राजकमल को नहीं दी थी। हाँ, जब फौजें चलने लगीं तो वो रथ लेकर राजकमल के द्वार पहुंच गया और राजकमल का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब राजकमल महल से बरामद हुई तो वो हैरान रह गया। राजकमल एक वजनी ज़ीरा में मलबूस थी और उसके बदन पर हल्के हथियार सजे हुए थे। उस नाजुक अंदाम हसीना का ये रूप देखकर वो दंग रह गया और उसके करीब पहुंच गया। महारानी, और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, क्या बात है अजय चंद, और मैंने आपके लिए ये रथ क्यों, और क्या तुम मुझे कशकंदा की रानी तस्लीम नहीं करते? दिलो जान से। लेकिन सुनो अजय चंद, मैं कशकंदा की रखवाली हूँ और रथ में औरतें बैठती हैं। मैं मैदान जंग में हूँ और मेरी ये हल्की तलवारें कितने दुश्मनों की गर्दन उतारती हैं। महारानी,
ठीक कह रही हूँ अजय चंद, मैदान जंग में देख लेना। और अजय चंद ने खुश होकर नारा लगाया, रानी राजकमल की जय। सारे फौजों ने राजकमल के नारे लगाए थे और अजय चंद ने देखा कि राजकमल घोड़ी सवारी में भी ताक है और उसे किस्मत पर रश्क आने लगा। फौजें सफर करती रहीं। अजय चंद का घोड़ा राजकमल के बराबर था। राजकमल के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट खेल रही थी। क्या ख्याल है अजय चंद, क्या जय तिलक को हमारी फौजों की इतला मिल गई होगी? मेरा ख्याल है महारानी, अब वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। हाँ, बहरहाल वो राजा है, उसके जासूस कशकंदा में ज़रूर मौजूद होंगे। यकीनन तुम्हारे ख्याल में अब वो क्या कर रहा होगा? उसकी फौजें हमारे स्वागत के लिए तैयार होंगी। तुम्हारे अंदाजे से वो कहाँ हमारा स्वागत करेगा? अगर वो अक्लमंद है तो पीलोसी के मैदान में, और उसे वहीं हमें चाहिए ताकि हरियाला से दूर कशकंदा और हरियाला की किस्मत का फैसला हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है, और उसके पास काफ़ी फौज है और वह मैदान में आकर हमारा मुकाबला करेगा। और उसके जंग के बारे में क्या ख्याल है? हम बेजिगरी से लड़ेंगे और उसकी फौजों का मान तोड़ देंगे महारानी। और राजकमल ने पुरख्याल अंदाज में कहा। और फिर काफ़ी देर तक खामोशी रही। फौजें उसी शान से सफ़र कर रही थी। फिर राजकमल ने कहा, अजय चंद, महारानी, हम भीमसीन के करीब पड़ाव करेंगे। भीमसीन तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, हमें मालूम है। मेरा ख्याल था कि हम चित्तौड़गढ़ी के नज़दीक पड़ाव डालते और फिर रात के आखिरी समय चल पड़ते, और इस तरह सुबह ही सुबह हम अरियाला के सामने होते। और नहीं अजय चंद, राजकमल उसी पुरइसरार मुस्कुराहट से बोली, जो आ गया महारानी, हम बेसीन के पास ही रुकेंगे। ठीक है, मैं ना पूछूंगा कि क्यों, और ये हम तुम्हें रात को बताएंगे। मैं रात का इंतज़ार करूंगा, अजय चंद ने कहा। शाम को 4 बजे के करीब भीमसीन का इलाका आ गया और फौजियों ने वसी और ईद पहाड़ के दामन में पड़ाव डाल दिया। सारे फौजियों ने चिराग रोशन किए और ज़रूरियात में मशगूल हो गए। अजय चंद के ज़हन में एक उलझन सी थी कि राजकमल ने सफ़र का जो नक्शा बनाया था वो बहरहाल बुरा नहीं था, लेकिन ये रास्ता इख्तियार करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी, और सीधे साधे रास्ते के साथ ही वही बात पड़ती थी। दूसरी बात, राजकमल का पुरइसरार अंदाज था और उसके अंदर कोई ख़ास बात ज़रूर थी। अजय चंद का मन बार बार यही कह रहा था। बहरहाल वो रात होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, और फिर रात होते ही वो राजकमल के खेमे की तरफ चल पड़ा। राजकमल जाग रही थी और उसके सामने शमादान रखा हुआ था, और शमादान की रोशनी में वो कोई नक्शा देख रही थी। अजय चंद को देखकर वह मुस्कुराई और उसने नक्शा समेट लिया। भोजन कर लिया अजय, और उसने अपनाए से कहा, हाँ, और आपने महारानी, तुम्हारी बाट तकती रही, और जब तुम ना आए तो मजबूर होकर मैंने भी रहन कर लिया। मेरी हिम्मत ना पड़ी थी कमीशन कुमारी, और मुझे तुमने वैसे ही बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है, और अब तुम दर्जे का इन बातों से अपमान कर रहे हो। मेरी ये मजाल, कल से भोजन कुमारी के साथ ही किया करूँगा। कुमारी राजकमल के होंठों ही होंठों में कहा, और फिर मुस्कुरा कर बोली, बड़ा प्यारा नाम दिया है तुमने मुझे। इजाज़त हो तो आइंदा भी कहा करूं। इजाज़त है, राजकमल ने महबूबाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कृपा है महारानी की, क्या देखा जा रहा है? आइंदा सफ़र का नक्शा। आपके पास कोई दूसरा नक्शा भी है? हाँ अजय चंद, खुफिया नक्शा, जो कल सुबह से कार आमद होगा। आओ बैठो, राजकमल ने अपनाए से कहा, और अजय चंद हैरान सा उसके सामने बैठ गया। अजय चंद, मैंने अपना भेद आज तक तुमसे भी छुपाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। कैसा भेद? कुमारी और अजय चंद बदस्तूर हैरतज़दा था। अजय चंद, हम हरियाला पर हमला नहीं करेंगे। क्या? और अजय चंद उछल पड़ा। हाँ। क्यों महारानी, इरादा क्यों बदल दिया? इरादा किया ही नहीं था अजय चंद, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। भगवान के लिए पहेलियां ना बुझाइए महारानी, भगवान के लिए पहेलियां ना बुझवाइए, अजय चंद परेशानी से बोला। ये नक्शा देखो अजय, और बात समझ में आ जाएगी। राजकमल ने नक्शा उसके सामने रख दिया, और अजय चंद पागलों की मानद नक्शे पर झुक पड़ा, लेकिन उसकी दिमागी कैफियत इस कदर खराब थी कि वह समझ ही ना सका, और उस वक्त वह सचमुच अहमक बन गया था, और होंकों की मानद कभी नक्शे को देखता और कभी राजकमल को। समझ में आया अजय चंद? राजकमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान की सौगंध कुछ नहीं समझ सका, अजय चंद बच्चों की तरह बोला। तो आओ मेरे सामने आओ, नक्शा फैला दो, राजकमल पुरइसरार अंदाज में बोली, और अजय चंद ने उसके हुक्म की तामील की। राजकमल नक्शे के सामने खिसकाई थी।
सीधा रास्ता कहाँ जाता है अजय चंद? हरियाला, अजय चंद ने कहा। और अगर हम इस रास्ते से हरियाला जाते जो दूसरी तरफ से जाता है तो क्या हरियाला करीब ना पड़ता? हाँ पड़ता। और फिर तुमने ये क्यों ना सोचा कि हमने ये रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया? बस मैंने सोचा कि महारानी की यही इच्छा है, बिला वजह नहीं थी अजय चंद। पर मुझे भी तो है, समझाए महारानी। इधर देखो, और ये लकीर कहाँ जाती है? ये लकीर, अरे अरे ये तो भीमसेन ही है महारानी। भीमसेन चाकोस और ये लकीर, अजय चंद ने कहा। और वो अचानक उछल पड़ा। उसका चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो चुका था। और ये तो द्वारका जाती है। और उसने बेमुश्किल तमाम कहा। कुछ समझे अजय चंद, और मैंने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया है? नहीं समझा रानी। अजय चंद गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बेबसी के अंदाज में बोला, हम हरियाला नहीं जाएंगे अजय चंद, बल्कि हमारा सही निशाना द्वारका है, आंसू चंद की राजभूमि, जे तिलक की जन्मभूमि। हाँ अजय चंद, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी कम से कम सीना का नुकसान नहीं चाहती। और क्या होशियार और बहादुर महाराज आंसू चंद ने द्वारका हमें प्लेट में रखकर पेश नहीं कर दिया है? अजय चंद पे सख्ते की सी कफियत तारी थी और उसकी खोपड़ी नकारा होकर रह गई थी। मेरा शुरू से ये इरादा था अजय चंद, और मैंने तुम्हें हरियाला पर सेनाएं भेजकर चढ़ाई करने का डंडोरा पीटने के लिए इसलिए कहा था कि जे तिलक और उस हरियाला की हिफाजत का बंदोबस्त करे और द्वारका की तरफ उसका ख्याल भी ना जाए। और मैं कामयाब रही अजय चंद, और मैं हरियाला पर नहीं द्वारका पर कब्जा करूंगी, और इस तरह जे तिलक को वो सबक दूंगी कि वो जीवन भर याद रखे। इस लाइन को देखो और जिससे हमने सफ़र किया है, क्या ये पूरा पहाड़ी रास्ता ऐसा नहीं है जहां हमारी फौज हरियाला की तरफ से होने वाली हर कोशिश को नाकाम ना बना दे? हरियाला की तरफ से द्वारका पर हमला करेगा? बताओ, जवाब दो। कमल कुमारी, और अजय चंद बेख्तियार राजकमल से कह गया, और कमल कुमारी, मैं तुम्हारे आगे कान पकड़ता हूँ, और भगवान के लिए तुम्हारे दिमाग के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है, भगवान की सौगंध। और वह शिद्दत हैरत से पागल हो रहा था। आंसू चंद से टकराव था। अजय चंद कोई ऐसी ही चाल चली थी। तुम गौर करो कि बेवकूफ़ बूढ़ा राजा द्वारका पर फौजी लगाकर हमें काट देता तो हमें कितनी बड़ी परेशानी होती। अब हमने उसका कशकंदा का रास्ता काट दिया है। मुंह अंधेरे द्वारका की तरफ चल पड़ो, और वहाँ कोई ना होगा। हमारी सेनाएं दंदनाती हुई द्वारका में घुस जाएंगी, और यहाँ आंसू चंद को खबर मिलेगी तो वह मुंह पीट कर रह जाएगा। द्वारका पर पीट करते फौजों को तंग करते रहेंगे, और उन्हें इतना कमज़ोर कर देंगे कि उन पर एक पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लें। कमल कुमारी की जय। और अजय चंद नाचने लगा। धीरज रखो अजय, और अब तुम्हारा काम शुरू होता है। आज्ञा दे महाराजी। कल सेनाओं को द्वारका पर हमले करने के लिए तैयार करो, और ये काम मैं आज ही रात कर लूँगा। किस तरह? और मैं भी अफसरों की मीटिंग बुलाता हूँ। नहीं अजय नहीं, मैं भरोसा नहीं कर सकती। मैं नहीं समझा महारानी। हमले में अभी कई घंटे बाकी हैं। रवानगी से सिर्फ 1 घंटा पहले उन्हें खबरदार, और मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। वो सारे अफसर मेरे भरोसे के हैं, लेकिन वचन देता हूँ महारानी कि आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना करूँगा, और मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। दिल बड़ा करो अजय, और कल तुम हरियाला, कशकंदा और द्वारका के लिए होगे। महाराज अजय चंद दहाड़ा। और महारानी कमल कुमारी, और अजय चंद ने कहा, और राजकमल हंसने लगी, और उसकी ये हंसी बड़ी भयानक थी। कौन जाने अजय चंद दहाड़ा का उसका मुस्तकबिल क्या था, और कौन जाने उसके सर कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली थी। और उसका नाम राजकमल था, नहीं गोंदनी था। और गोंदनी आतिश नफज रसीली की लड़की थी, जबकि हाड़ा एक दरमियानी उम्र का इंसान। हरियाला सहमा हुआ था। हर शख्स अजीब सी सनसनी में मुब्तला था। जिस रोज़ कशकंदा की तरफ से कशकंदा की फौजों ने कूच किया था, उसी रोज़ जे तिलक को इतला मिली थी कि हरियाला पर हमला होने वाला है। सनसनी आंसू चंद और जे तिलक के दिल में भी थी। सिर्फ एक ख्याल उनके दिल में था कि वो ये कि कहीं हरियाला की फौजें राजकमल से न मिल जाएं। दूसरी बात यह कि हरियाला की आवाम की कफियत क्या है। उनकी महारानी और उनके मुल्क पर नहीं, उनके दुश्मन पर हमला करने आ रही थी, और अगर उसने हमसे बगावत कर दी तो क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद दोनों बाप बेटे मुतमिन थे, और उन्हें राजकमल के स्वागत की ऐसी तैयारियां की थी कि कशकंदा का नाम और निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। बस हरियाला की आवाम का खौफ था, और ये खौफ उनका दुरुस्त भी था। हरियाला के अमन पसंद आवाम कोई कोशिश तो नहीं कर रहे थे
लेकिन बहरहाल राजकमल ने चालाकी से काम लिया था और उसने अवाम के लिए हमेशा काम किया था और उनके दिल हाथों में रखे हुए थे, इसलिए अवाम के दिल उनके साथ थे। बहुत से मंदिरों में पोशीदा तौर पर राजकमल की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। बहरहाल हरियाला और द्वारका की फौजें हरियाला के एक अजीम शान मैदान में कशकंदा की फौजों का इंतजार कर रही थीं। घोड़ेसवारी दूर दूर तक पहाड़ियों पर खड़े होकर लश्कर का इंतजार कर रहे थे। एक अजीब सी कैफियत थी। हरियाला और उस मैदान के दरमियान में सवारों की आमदोरफ्त जारी थी। जय तिलक और आंसू चंद हरियाला के हालात से बाखबर रहना चाहते थे। गर्द अजब से आलम में वक्त गुजर रहा था और वो बेचैनी से इंतजार करते रहे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गिरा और चौथे दिन उन लोगों की हालत गैर हो गई। इतना तवील रास्ता तो नहीं था, ना जाने क्या आफताब पड़ गई थी, क्या हो गया। हर एक कदरे बेचैन था और जय तिलक और आंसू चंद की दिन रात की नींद हराम हो गई। आंसू चंद के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे और वह सख्त तशवीश में मुब्तला था। क्या चक्कर है पिताजी, क्या हो गया? कशकंदा की तरफ से कोई खबर भी नहीं आई। हमारे आदमी क्या कर रहे हैं पता नहीं, और क्या उनकी भेजी हुई इतला गलत थी? मुमकिन है पिताजी, और आज कमल को हमारी तैयारियों का पता चल गया हो और आखिर उसके जासूस भी तो यहाँ होंगे। भगवान जाने, और वैसे वो बड़ी खतरनाक औरत है। मुमकिन है कि वह हमें थका रही हो और जब हम मायूस होकर वापस चले जाएं तो वह अचानक हमला कर दे। दोनों बाप बेटे कयास आराइयाँ कर रहे थे। कल 5वें रोज की सुबह जगह घोड़े सवार गश्ती दस्ते वाले 2 करीबल मर्ग जख्मियों को लेकर आए तो आंसू चंद और जय तिलक हैरान रह गए। घोड़े सवार उनके नजदीक पहुंच गए थे। कौन है ये, क्या हुआ? आंसू चंद ने पूछा। एक घोड़े की पीठ पर दोनों पड़े हुए थे और उनकी कमर में भालों के जख्म थे। हमने बड़ी मुश्किल से मरहम पट्टी की है। मगर ये हैं कौन? उन्हें नीचे उतारो। और जख्मियों को नीचे उतार दिया गया। तब अचानक आंसू चंद चीख पड़ा, अरे गैशु, दुर्गा! कौन? और जय तिलक भी चौंक पड़ा। गैशु और दुर्गा उनके वफादार थे। दोनों द्वारका सीना में अच्छे ओहदों के मालिक थे। और ये क्या हुआ पिताजी? अजय तिलक ने कहा, और अचानक आंसू चंद का दिल धक से होकर रह गया। उसका दिमाग चक्कर आया और उसने गिरने से बचने के लिए जय तिलक का सहारा लिया। पिताजी क्या हो गया है आपको? जय तिलक सरासीमगी से बोला। कुछ नहीं जय तिलक, कुछ नहीं, मेरी चिंता ना करो और इसे होश में लाओ। इन दोनों को होश में लाओ। और चुनाचा दोनों जख्मियों के साथ आंसू चंद को भी खेमे में लाया गया। उसकी हालत गैर हो रही थी और वो बात जिसके बारे में जय तिलक का तस्वर भी ना जान सका था, आंसू चंद के तजर्बेकार दिमाग ने सोची थी। दोनों जख्मियों को होश में लाने की तरकीबें की जाने लगीं और आंसू चंद के दिल को शदीद झटका लगा था, लेकिन वह खुद को समझाने की इंतहाई कोशिश कर रहा था। बिल आकर दुर्गा को होश आ गया और उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक चारों तरफ देखता रहा और फिर मध्यम आवाज में बोला, मैं कहाँ हूँ? दुर्गा और आंसू चंद उसके सामने आ गया। महाराज, महाराज, क्या? मगर होश संभालो दुर्गा, क्या बात है? होश संभाल कर कहो। महाराज, क्या ये द्वारका है? क्या ये? नहीं, तुम हरियाला में हो। ओहो महाराज, भगवान के लिए द्वारका की खबर लीजिए। द्वारका गया और आंसू चंद ने फिर दिल पकड़ लिया, लेकिन जय तिलक पागलों के अंदाज में आगे बढ़ गया। क्या बक रहे हो? भगवान की सौगंध महाराज, द्वारका में मौजूद सेनाओं मिनटों में खत्म हो गई। कशकंदा के भेड़ियों ने ऐसा अचानक हमला किया था कि हम कुछ ना कर सके। पिताजी और जय तिलक दीवानों के से अंदाज में धाड़ा, लेकिन पिताजी तो पहले ही सीना थामे खड़े थे। साफ साफ बता दो दुर्गा, साफ साफ बताओ क्या हुआ? हमें ख्याल भी ना था, हम सोच भी ना सकते थे, मगर होनी मुंह खोने खड़ी थी और एक सुबह हमारी आंख खुली तो कशकंदा की फौजें हमारे सामने खड़ी थीं। कैसी तैयारियां, कहाँ की हिफाजत, और फिर भी हमारी फौजों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अजय चंद हाड़ा और रानी राजकमल के साथ आने वाली फौजों ने एक ही रेले में पूरी द्वारका को समेट लिया। हमारे सारे जवान चुन चुन कर कत्ल कर दिए गए। रानी सरला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ खत्म हो गया। माता जी और जय तिलक धाड़ा, माता जी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभु आनंद और उनके सारे घर वालों को भी कैदी बना लिया गया महाराज, दुर्गा ने बताया। और प्रभु आनंद आंसू चंद का भाई था। गोपा राजकमल ने जय तिलक के पूरे खानदान को कैद कर लिया था। सरला देवी और जय तिलक की मां थी और इत्तेफाक से वो इन दिनों द्वारका में थी। बहरहाल जय तिलक के भी हाथ पांव फूल गए थे और उसका सारा जोश पानी के बुलबुले की मानत बैठ गया था।
सूरत की नज़ाकत का उसे एहसास हो गया था। बाप से भी कहता तो क्या कहता। ये कब की बात है? आज क्या रोज़ है मालिक? सोमवार, जेतलक ने कहा। मंगलवार की सुबह हमला हुआ था और पूरे दिन में सारा काम हो गया और कोई इतला देने भी ना आ सका। पूरे द्वारका पर कशकंदा की सेनाओं का कब्जा है महाराज, और उन्होंने तो चिड़िया के बच्चे के निकलने की भी जगह नहीं छोड़ी और वो उसका दफा मजबूत करने में लगे हुए थे। उन्होंने द्वारका की सरहदों पर ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं, मालिक के भगवान ही रक्षा करे। और तुम लोग कैसे निकल गए? हम कैसे निकल सकते थे महाराज, और उन्होंने खुद ही हमें भेजा है। रानी राजकमल ने हमारे बदन पर कौड़े लगाए और फिर हमें द्वारका से बाहर धकेल दिया गया। राजकमल ने आपको संदेश भेजा है कि वो आपके स्वागत के लिए तैयार है। जेतलक दिल खोल कर रह गया, लेकिन अब उसे अकल आ गई थी और वो उसकी शक्ल देख रहा था। खेमे में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। फिर जेतलक की आवाज़ उभरी, जाओ तुम सब जाओ और दुर्गा को और से ले जाओ। और उसे अपने आदमियों को हुक्म दिया और लोग एक एक करके बाहर निकल गए। अब खेमे में सिर्फ जेतलक और आंसू चंद रह गए थे और दोनों गर्दन झुकाए बैठे थे। ये सब क्या हो गया पिताजी? आंसू चंद से बेटे ने पूछा। सच कह दूं जे? आंसू चंद टूटी हुई आवाज में बोला। क्या पिताजी? मेरा बूढ़ा तजर्बा इस जवान चमार से शिकस्त खा गया पिताजी। और जेतलक चीख पड़ा। हाँ जे, और वो नरखनी बराह रास्त नरक से आई है और उसकी भेजी में शैतान छुपा हुआ है। वो तो विश्वास कर ले जे कि ना जाने हमसे कैसे उसने जान बचा ली है। अगर पूरन लाल हमारा साथ ना देता तो हरियाला वही होता जो वो चाहती। मगर पिताजी ये मान ले जेतलक और उस शैतान की खाला ने खूब सोचा और मगर अब क्या होगा? अब समय का इंतजार करना पड़ेगा जे। मगर माताजी इसके कब्जे में हैं और हमारे खानदान वाले। फिर तू क्या चाहता है जे? मेरा तो दिमाग खाली हो गया पिताजी और मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रह गया। माताजी दुश्मन के कब्जे में हैं और उसने सर झुका लिया। अब हमें उसके हाथों में खेलना होगा, आंसू चंद ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो गया है जे। और मुझे बता, क्या तू अब लश्कर कशी करेगा? और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा पिताजी। भगवान के लिए मुझे कुछ बताएं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। और जेतलक की आवाज़ रुहासी हो गई थी और आंसू चंद की आंखों में कर्ब के आसार उभर आए थे। राजकमल ने द्वारका में वो आफत मचाई थी कि तौबा ही बली, और उस मुल्क के खानदान के किसी दूर के रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ा था और उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसने किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाँ, द्वारका का एक एक नौजवान भी नहीं छोड़ा था और सबको तहे तय कर दिया था। द्वारका के शहरी सहमे हुए थे और सब अपने अपने घरों में घुसे हुए थे और राजकमल पूरे इत्मीनान के साथ अपने काम कर रही थी। वो बड़ी दलेर औरत थी, चमारन की औलाद थी, लेकिन जहन वाकई जंगजू राजाओं का सा पाया था। अजय चंद तो हैरान रह गया था और वह दर हकीकत राजकमल के सामने कान पकड़ता था। वो हसीन दोशेदा का दिमाग ना जाने किस चीज़ से बना हुआ था और इधर तो उसने जेतलक के अहले खानदान पर क़यामत तोड़ी हुई थी और दूसरी तरफ द्वारका की सरहदों को मजबूत करने में लगी हुई थी। उस काम की जिम्मेदारी अजय चंद के सुपुर्द थी और खुद आंसू चंद अपनी रियासत के दिफा के लिए ऐसे ऐसे तरीके ना सोचे होंगे जो राजकमल ने सोचे थे। पत्थरों की स्कीम बेहतरीन स्कीमों में से थी और द्वारका के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बिखरे हुए थे। राजकमल ने उन पहाड़ों का मुआयना किया और फिर उसने अजय चंद को बुलाया। अजय चंद, तुमने ये पहाड़ देखे? हाँ महारानी। क्या द्वारका को फतह करने का कोई और रास्ता है? मेरा ख्याल है नहीं। तो क्या इन पहाड़ियों की मौजूदगी में द्वारका को फतह किया जा सकता है? और अजय चंद सोच में डूब गया और फिर मचल कर बोला, नहीं महारानी। तो अजय चंद, तुम फौरी तौर पर फौजों को जंगल में काम पर लगा दो। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दरख्तों को काट कर पत्थर फेंकने वाली मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तैयार कराई जाएं और उन्हें पहाड़ों में फैला दिया जाए। जितनी बड़ी और दूर दूर तक पत्थर फेंकने वाली मशीनें बन सकें अच्छा है। और मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम ये काम कितनी जल्दी करते हो। बहुत बेहतर महारानी। और दर हकीकत अजय चंद ने पूरी ताकत उस काम में झोंक दी थी। 4 दिन के अंदर अंदर उसने वो काम दिखाया कि राजकमल की आंखों में तहसीन के जज्बात उभर आए। विश्वास रखो अजय चंद, वो दिन दूर नहीं जब हमारी राजधानी हरियाला, कशकंदा और द्वारका पर होगी। लेकिन बात यहीं ख़त्म ना होगी। अभी तो बहुत बड़ा मैदान है। मैं तुम्हें महाराजा बनाऊंगी और मैं और तुम मिलकर तो आसमान में सुराख कर सकते हैं।
महारानी जो काम मेरे सुपुर्द करेंगी और उसमें निरोश ना होंगी। हमें भरोसा है अजय चंद। और फिर छठे दिन राजकमल ने दुर्गा और केशु को हरियाला भेज दिया था और उसे भरोसा था कि अगर अजय तिलक ने जोश में हमला किया तो मुंह की खाएगा। पहाड़ों का दिफा इतना मजबूत था। लेकिन पूरा हफ्ता और 20 रोज गुजर गए, लेकिन जय तिलक की सेनाओं का कोई पता न था। तब राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजय चंद और बूढ़े आंसू चंद ने आखिरी होशियारी दिखाई है। अगर बात जय तिलक की होती तो वो, यकीन करो अजय चंद और उसकी फौजी उस वक्त द्वारका के सामने मौत की होली खेल रही होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि आंसू चंद के तजर्बे ने यहाँ भी शिकस्त खाई है। जोश में डूबा हुआ जय तिलक अगर द्वारका पर चढ़ दौड़ता तो हमें बहरहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन अभी हमारे कदम इतने मजबूत हो जाएंगे कि आंसू चंद की सारी कोशिशें धरी रह जाएंगी। कमल कुमारी और भगवान की सौगंध, तुम्हारे दिमाग को देखकर मुझे ना जाने क्या लगता है और मैं तो अपने आप को तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं पाता। तो मेरे सब कुछ हो जे, राजकमल ने कहा। ये तुम्हारा प्रेम है और मेरे भाग है कमल कुमारी, वरना मैं तुम्हारे काबिल कहाँ। तुम जिस काबिल हो और ये मैं जानती हूँ अजय। राजकमल ने अपनी सफ़ेद गोश वाह कर दी और अजय चंद बेख्तियार हो गया। जय तिलक और आंसू चंद की रातों की नींद हराम थी। द्वारका उनके हाथ से चला गया था। जय तिलक की माँ दुश्मन की कैद में थी और ये बात उसके लिए काफ़ी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और दिन रात गमो फिक्र में डूबा रहता। आंसू चंद उसे लाख समझाने की कोशिश करता, लेकिन क्या समझाता। जय तिलक उससे एक ही सवाल करता, पिताजी, जिस बेटे की माँ दुश्मन की कैद में हो वो चैन से कैसे बैठ सकता है? उसे जीवन गुजारने का हक है। मगर इस तरह से कुछ नहीं होगा जय तिलक, और फिर जिस तरह होगा मुझे बताएं पिताजी। और इस सवाल का आंसू चंद के पास भी कोई जवाब नहीं था और उसकी दिमागी सलाहियतें भी जवाब दे गई थी। दोनों बाप बेटे सोचे विचार में डूबे रहते। आखिर एक दिन जय तिलक ने कहा, मुझे आज्ञा दे पिताजी, मैं राजकमल से मिलने जा रहा हूँ। तुम क्यों? और मैं उससे बात करूँगा कि वो मेरी माता जी और ख़ानदान के दूसरे लोगों को रिहा कर दे और उसके बदले वो हमसे जो कुछ मांगेगी हम दे देंगे। जय तिलक और आंसू चंद तड़प उठा। हाँ पिताजी, और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं अभी तक उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मगर तेरा जाना ठीक नहीं है। मैं ज़रूर जाऊँगा पिताजी। नहीं जय, तेरे जाने की ज़रूरत नहीं और इस काम के लिए मैं जाऊँगा पिताजी। हाँ जय तिलक, मैं राजकमल से मिलने जाऊँगा। ये नहीं होगा पिताजी, और वो आपकी दुश्मन है। मैं आपको उसके फंदे में नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जय तिलक, और मैं कासत की हैसियत से जाऊंगा। मुमकिन है कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। आप नहीं जाएंगे पिताजी। तब मेरे मन में एक और ख्याल है जय तिलक। वो क्या पिताजी? हम एक वफद भेज देते और वो राजकमल से बात करेगा और फिर हमें मालूम हो जाएगा और उसके बाद सोचेंगे। राजकमल ने चंद ही हफ्तों में द्वारका में इतनी तब्दीलियाँ की थी कि खुद वो लोग, वहाँ के लोग बौखला गए थे। और वैसे उसने यहाँ भी हरियाला वाली पॉलिसी अपनाई थी और उसकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँची थी, जबकि लोगों का ख्याल था कि रानी इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। लेकिन वो राजकमल के सलूक पर हैरान रह गए थे। शाही खानदान के गिरफ्तार शुदा लोगों के साथ उसका सलूक भी ठीक था और अभी तक उसने उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं थी। और एक शाम उसने जय तिलक के सारे अहले खाना को तलब कर लिया और उन लोगों को एक प्राइवेट कमरे में बुलाया था और उनमें जय तिलक की माँ भी मौजूद थी। राजकमल ने उसे अपने सामने बुलाया और उसे पूछा कि तुम जय तिलक की माँ हो? हाँ। क्या मुझे पहचानती हो? हाँ, तुम राजकमल हो, मुझे मालूम है, और मैंने तुम्हारे जय तिलक को हरियाला का राजा बना दिया है और मालूम है, और मैं उससे शादी करना चाहती थी। हाँ, हम लोगों ने उसकी मुखालफत की थी, सिरला देवी ने बेवकूफ़ी से कहा। वजह? इसलिए कि तुम विधवा थी, बस यही वजह थी। हाँ, और अगर तुम्हारे ज़हन में सिर्फ यही वजह थी तो तुम काबिल एहतराम हो, और तुमने देख लिया कि राजकमल से मुखालफत का क्या नतीजा निकला। जय तिलक और आंसू चंद की मुसीबतों का दौर तो अब शुरू हुआ है। भगवान उनकी रक्षा करे, सिरला देवी ने कहा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? राजकमल मुस्कुरा कर बोली। और मुझे अपनी क्या परवाह हो सकती है? ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि तुम अपने पति और बालक को भूलकर अपनी परवाह करो। रानी राजकमल और सिरला देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहो, राजकमल ने उसे देखा, तेरी कोख भरी है कभी? भगवान न करे कि मैं इस जंजाल में लपेटूं।
और तब तो तू औलाद का दुख नहीं जानती। सुन राजकमल, माँ औलाद पर 10,000 पर भी बलिदान हो जाए तो उसे दुख नहीं होता। जे तिलक को मुनीर ले जा, जाल में फंस जाने जे तिलक को मेरे जाल में फंस जाने दो सिल्ला देवी, फिर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। राजकमल गुराते हुए बोली और उसका मजाज बिगड़ गया था। उसने कौन-ख्वार निगाहों से जे तिलक के अहले खानदान को देखा और अचानक उसका दिल धक से हो गया। और ये शक्ल तो जे तिलक की थी और वह फटी फटी आंखों से उस नौजवान को देखने लगी, माधुचरण। और उसने अपने नजदीक खड़े हुए कशकंदा के एक अफसर से कहा, महारानी, ये नौजवान कौन है? मैं नहीं जानता। मालूम करो, मगर ठहरो, सुनो, इसे रोक लो और बाकी सबको जाने का कह दो। जो आ गया महारानी। और माधुचरण ने कहा और फिर उसने राजकमल के हुक्म के मुताबिक किया और कमरे में अब सिर्फ वो नौजवान रह गया था जो जे तिलक का हमशक्ल था। राजकमल ने माधुचरण से कहा कि वो उसकी तलाशी ले, और जब नौजवान के पास से कुछ ना निकला तो उसने माधुचरण से भी चले जाने को कहा। और अब कमरे में उस नौजवान के और राजकमल के अलावा और कोई न था। यहाँ आओ। और राजकमल ने खुश्क अंदाज में कहा और वो सहमा हुआ नौजवान उसके करीब पहुंच गया। क्या नाम है तुम्हारा? परमेश्वरी, नौजवान ने जवाब दिया। परमेश्वरी बड़ा सुंदर नाम है। राजकमल मुस्कुराई। जे तिलक के कौन हो? कोई नहीं, परमेश्वरी ने नफरत से कहा, और सिर्फ वो कि जब कि वो कोई हरकत करे तो मुसीबत हमारी आई। तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलती जुलती है। राजकमल उसे गौर से देखते हुए कहा। परमेश्वरी हूबहू जे तिलक का हमशक्ल था। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वह बदन में जे तिलक से मामूली सा हल्का था, और जे तिलक के और उसके रंग में भी मामूली सा फर्क था। हाँ, इसलिए कि मैं उसके चचा की औलाद हूँ, सगे चचा की। हाँ, तुम्हारा बाप कहाँ है? आंसू चांद ने उसे मरवा दिया, क्योंकि रियासत का वही हकदार था। और फिर वह सारी जिंदगी मेरी माँ पर एहसान करता रहा और खुद को बड़ा दयालु कहलाया, लेकिन मैंने हमेशा उसके इनामात को ठुकराया है। और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उसने मेरे पिता को कत्ल किया था। परमेश्वरी ने नफरत से कहा। बड़े चालाक मालूम होते हो। राजकमल मुस्कुराई। क्यों? और परमेश्वरी ने भूमि चढ़ाकर पूछा। जानते हो कि आंसू चंद से हमारी दुश्मनी है और उससे नफरत का इजहार करके जीवन बचाना चाहते हो। लानत है ऐसे जीवन पर जो किसी औरत से भीख मांगा जाए। परमेश्वरी ने दिलेरी से कहा। सचमुच ऐसे ही जियाले हो। राजकमल ने उसकी बात का बुरा माने बगैर कहा। हाँ, राजपूत हूँ। तो फिर बाप का बदला क्यों नहीं लिया? काश ले सकता। क्यों? मेरे पैरों में हमेशा जंजीरें रही हैं। बदला लेना चाहते हो? अब क्या लूंगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब है? परमेश्वरी ने पूछा। बड़ा तीखा नौजवान था। राजकमल को पसंद आया था और उसके दहकते हुए दिल को कुछ छींटे मिल रहे थे। परमेश्वरी का हमशक्ल था और उसका दुश्मन भी, लेकिन वो अहमक नहीं थी। नौजवान उसे बेवकूफ़ नजर आया था। चुनाचा उसने कोई जवाब ना दिया और ताली बजाई। माधुचरण लाल उसका नाम परमेश्वरी है, महारानी। और माधुचरण ने गर्दन झुकाकर कहा। माधुचरण, परमेश्वरी को ले जाओ और आम कैदियों से इसे अलग रखो। एक मेहमान की हैसियत से रखो, लेकिन पहरा सख्त रखना, ये निकल कर ना जा सके। ऐसा ही होगा महारानी, माधुचरण ने कहा और फिर वो उसको लेकर चला गया। राजकमल के दिमाग में एक और शैतान उभर रहा था और बहुत दूर के सोचने की वो आदी थी। उसी रात को उसकी मुलाकात अजय चंद से हुई। कैसे हो अजय चंद? बहुत खुश हूँ महारानी। हरियाला की तरफ से कोई खबर? औस पड़ गई है मूर्खों पर, लेकिन हम जिंदा हैं। राजकमल हंसकर बोली। और जिंदा रहेंगे, अजय चंद ने फख्र से कहा। हम खामोश नहीं बैठेंगे अजय चंद, अभी हमें हरियाला जरूर फतेह करेंगे महारानी, लेकिन किस तरह? और तुमने कोई तरकीब सोची है? अभी नहीं, लेकिन ये कि मैं खामोश नहीं बैठी। ओहो, महारानी ने कोई तरकीब सोच ली है क्या? तरकीब तो नहीं, लेकिन इस सिलसिले में कुछ करने का एहसास जरूर रखती हूँ। दास के लिए कोई काम हो तो बताएं महारानी। माधुचरण एक कैदी को बतौर खास निगरानी कर रहा है और उसका नाम परमेश्वरी खुद को जे तिलक का चचेरा बताता है, और तुम्हें उसके बारे में पूरी तफसील मालूम करनी है। अजय और उसकी माँ बाप का इंतकाल कैसे हुआ और उसके और आंसू चंद के तलकात कैसे थे, वगैरह वगैरह। मैं मालूम कर लूँगा रानी, मगर बाकी बाद में बताऊंगी। अजय बस करो। और जो हुक्म महारानी, अजय चंद ने गहरी सांस लेकर कहा। और फिर रानी राजकमल काफी देर तक उससे गुफ्तगू करती रही। द्वारका की सबसे ऊंची पहाड़ी से पहरे देने वालों ने उन 5 घोड़ों को देखा जो सफेद झंडा लहराते हुए द्वारका की तरफ आ रहे थे।
फौरन ही दूसरों को खबर कर दी गई और इससे पहले कि वो सवार द्वारका की सरहद के पास पहुंचते, महारानी राजकमल को उनकी आमद के बारे में इतला मिल गई और राजकमल ने फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। और जब वो सवार एक सरहदी टेले के पास पहुंचे तो 25 जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और हम महाराज जय तिलक का संदेश लाए हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। रानी राजकमल तुम्हारा इंतजार कर रही है, जवाब मिला। हाँ, और हाँ, महारानी ने तुम्हारी खातिर खासूसी दरबार लगाया है। और आने वाले हैरान रह गए। उन्होंने मैनिखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, गोया द्वारका पर काबज कशकंदा वाले इतने होशियार हैं, कमाल की बात थी। बहरहाल उन्हें राजकमल के दरबार में पहुंचा दिया गया। राजकमल ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया था। महारानी राजकमल, हम संदेशी हैं, इसलिए इंसानी कानून के तहत हमारी जानबख्शी का ऐलान किया जाए, संदेशियों के लीडर ने कहा। और इससे पहले जो आए थे वो कशकंदा के हालात मालूम करने आए थे, सो उन्हें वही सजा दी गई जो जासूसों को दी जाती है। और क्या तुम भी जासूस हो? राजकमल ने कहा। नहीं नहीं महारानी, हम सिर्फ संदेशी हैं। तो बेफिक्र रहो और किसी किस्म की चिंता ना करो, तुम्हारी जान महफूज है। धन्यवाद महारानी। और क्या हमें संदेश बयान करने की आज्ञा है? हाँ, बयान करो। महाराज जय तिलक ने रानी राजकमल को प्रणाम किया है और उन्होंने मान लिया है कि रानी राजकमल ने पूरी होशियारी से हरियाला को शिकस्त दी है और कामयाबी से द्वारका पर कब्जा कर लिया है। महारानी जय तिलक ने यह कब्जा तस्लीम कर लिया है और कहा है कि उस वक्त तक जब तक द्वारका के लिए दूसरी जंग ना हो, इंसान के धर्म के रिश्तों की पाबंदी की जाए। और कहा है कि जय तिलक क्या चाहता है? संदेशियों, साफ साफ बात करो। महाराज जय तिलक ने कहा है कि उनकी माता जी और उनके कस्टम के दूसरे लोगों को रिहा कर दिया जाए और उनका उस जंग से कोई तलक नहीं है। मैं तैयार हूं, लेकिन जय तिलक से कहो कि हरियाला की जितनी फौज है उसे द्वारका भेज दे। फौजें राजा के हुक्म से लड़ती हैं और उनका जंग से खुद कोई तलक नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है महारानी? जिस तरह जय तिलक की कस्टम की रिहाई मुमकिन है। हरियाला की फौजें हरियाला में हैं और वहीं रहेंगी और अब वो हरियाला की वफादार हैं।